आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट को एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिस्टिक्स तो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें डाटा को समराइज करने और डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें अलाउ करता है कि हम एक लार्जर ग्रुप के बारे में प्रोडिक्शंस या इन्फ्रेंसेस बना सके बेस्ड ऑन अ स्मॉल सैम्पल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डाटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करने की टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने आस पड़ोस में एक सर्वे किया है कि लोग आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ आप ये डाटा को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, जैसे कि लोग कौन सा फ्लेवर प्रेफर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो मेन ऑपरेशंस होते हैं। पहला, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, जैसे नंबर को सॉर्ट करना या इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना। दूसरा, डाटा को समराइज करना, मतलब की वैल्यूज़ जैसे एवरेज या परसेंटेज निकालना। हम डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है सिमिलर डाटा को एक ग्रुप में रखना। टेबुलेशन में टेबल्स बनाई जाती है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चार्ट्स और ग्राफ्स के ज़रिए होता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में डायग्राम्स जैसे बार ग्राफ और पाई चार्ट्स का यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अनग्रुप डाटा में आप हर वैल्यू को लिस्ट करते हो। ग्रुप डाटा में आप वैल्यूज़ को कैटेगराइज या क्लास में कंबाइन करते हैं। जैसे अगर आपके पास 1 से 100 तक के स्कोर्स हैं तो आप इन्हें 1 से 10, 11 से 20 के रेंजेस में ग्रुप कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा को विजुलाइज करने में हेल्प करता है। कॉन्टिन्यूस डाटा जैसे एज या सैलरी के लिए हिस्टोग्राम परफेक्ट होता है, जहां आप देख सकते हैं कि डाटा इंटरवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एक और तरीका है जिसमें आप डाटा पॉइंट्स को जोड़कर दिखाते हैं कि हर स्कोर कितनी बार आता है। एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे हैं, जैसे रेंट, ग्रॉसरीज और एंटरटेनमेंट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ आप अपने एवरेज मंथली स्पेंडिंग का पता लगा सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ खर्च कर रहे हैं। समराइजेशन ऑफ डाटा रिसर्च का एक ज़रूरी पार्ट है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं ताकि बड़े डाटा सेट को समझना आसान हो जाए। डाटा को समराइज़ करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हम डाटा सेट को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड्स पहचान सकते हैं और ओवरऑल पैटर्न को समझ सकते हैं। रॉ डाटा को बिना समराइजेशन के समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डाटा समराइजेशन में पहला ज़रूरी कंसेप्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड इंक्लूडेड है। ये मेजर्स हमें डाटा सेट का सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू ढूंढने में हेल्प करते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब है सारे वैल्यूज़ का एवरेज। जैसे अगर हमें क्लास के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम का एवरेज स्कोर निकालना हो तो हम सारे स्कोर्स को जोड़ेंगे और स्टूडेंट्स की संख्या के साथ डिवाइड कर देंगे। मीडियन डाटा का मिडल वैल्यू होता है। जैसे अगर हम एक ग्रुप की इनकम्स को ऑर्डर में लगाएं तो मीडियन वो वैल्यू होगी जो डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मोड वो वैल्यू है जो डाटा सेट में सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे एक शू स्टोर में सबसे ज़्यादा खरीदा गया शू साइज उस शू स्टोर का मोड होगा। अब आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये हमें बताते हैं कि डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, कितना फैला हुआ है। कॉमन मेजर्स में रेंज, एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं। रेंज डिस्पर्शन का सबसे आसान मेजर है। ये हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है। जैसे एक दिन का टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन का एक प्रिसाइज मेजर है। ये बताता है कि डाटा मीन से कितना स्प्रेड आउट है। जैसे अगर स्टूडेंट्स के स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उनके स्कोर ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। लास्ट में हमारे पास है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस डाटा की असिमेट्री को दिखाता है, जबकि कर्टोसिस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की पीकनेस या फ्लैटनेस को मेजर करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करता है, मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेस तैयार करता है। लेकिन अगर ध्यान से इंटरप्रेट ना किया जाए, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स गलत भी हो सकता है। छोटे डाटा सेट्स में इसका यूज़ लिमिटेड है और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताता। जहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें
डाटा को समराइज करने में हेल्प करता है, वहीं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम छोटी सैम्पल से बड़ी पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शन या कंक्लूजन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पूरी क्लास का फेवरेट सब्जेक्ट बताना हो तो हम कुछ ही बच्चों की प्रेफरेंस लेते हैं। जैसे इलेक्शन से पहले न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल करते हैं, वो सबसे नहीं पूछते, बस थोड़े ही लोगों से पूछकर रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के दो मेन टाइप्स होते हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन हमें सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स गेस करने में हेल्प करता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये चेक करता है कि जो डाटा हमने ऑब्जर्व किया है क्या वो किसी क्लेम को सपोर्ट करता है या नहीं। एस्टिमेशन के दो तरीके होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम एक सिंगल वैल्यू देते हैं जो पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेट होता है। जैसे अगर सैंपल का एवरेज स्कोर 75 है तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि पूरी क्लास का एवरेज भी 75 हो सकता है। इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक रेंज देते हैं जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर आने की संभावना होती है, जैसे 95% कॉन्फिडेंस के साथ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसी पॉपुलेशन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो सैंपल के एविडेंस के बेसिस पर सही है या नहीं। जैसे अगर हमें ये टेस्ट करना है कि एक नई टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के स्कोर्स को इम्प्रूव करती है या नहीं, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम दो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, नल हाइपोथेसिस H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। नल हाइपोथेसिस एज्यूम करता है कि कोई फ़र्क या असर नहीं है, जैसे ये कहना कि एक नई दवा का कोई असर नहीं है। दूसरी तरफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि कुछ फ़र्क है, जैसे नई दवा ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। ये एक थ्रेशोल्ड यानी कि एक सीमा है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं। कॉमन लेवल्स 5% और 1% होते हैं। जैसे अगर हमें ये टेस्ट करना है कि एक कॉइन फेयर है या नहीं, तो हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर सकते हैं। अगर जो रिज़ल्ट हमें मिले उसका चांस 5% से कम है तो ये हम मान लेंगे कि कॉइन फेयर नहीं है। हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम 1 टेल या 2 टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं। 1 टेल टेस्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को चेक करता है, जैसे अगर हम देखना चाहें कि कोई डाइट वेट इंक्रीज करती है या नहीं। 2 टेल टेस्ट किसी भी फर्क को चेक करता है बिना डायरेक्शन पर ध्यान दिए, जैसे अगर हमें देखना है कि एक नई दवाई पुरानी दवाई से डिफरेंट काम करती है या नहीं, तो हम 2 टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारा गोल सही डिसीजन लेना होता है। जब नल हाइपोथेसिस सही है तब उसे एक्सेप्ट करना, और जब गलत है तब उसे रिजेक्ट करना। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन सैंपल पर बेस्ड होते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। इन गलतियों को टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स कहते हैं। टाइप 1 एरर तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सही है। ये कुछ ऐसा है जैसे बिना आग के फायर अलार्म बज जाए। इस एरर को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अगर हम अपने सिग्निफिकेंस लेवल ज़्यादा हाई सेट करेंगे तो टाइप 1 एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 2 एरर तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो गलत है। मान लीजिए अगर आग लगी है और फायर अलार्म ना बजे, इस एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। अगर हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल कम करेंगे तो टाइप 2 एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पावर ऑफ अ टेस्ट जो कि हम 1 - बीटा से डिनोट किया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हम एक गलत नल हाइपोथेसिस को सही से रिजेक्ट करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा टेस्ट कितना इफेक्टिव है। जैसे एक पावरफुल फायर अलार्म जो हमेशा आग को डिटेक्ट कर लेता है, ये टाइप 2 एरर के चांसेस को कम करता है। लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जनरल प्रोसीजर को समझते हैं। स्टेप 1 में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करें, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटी लेवल को रेलेवेंट टेबल्स का यूज़ करके ढूंढें और फिर डिसाइड करें कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। कॉमन टेस्ट में जेड टेस्ट और टी टेस्ट आते हैं जो हेल्प करते हैं एक पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए। अगर इससे आपने कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।